हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम एक ऐसे हीरे के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बाबर ने अपनी किताब यानी कि अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कहा था कि अगर इसे बेच दिया जाए तो इसकी कीमत इतनी होगी कि आधी दुनिया के एक टाइम का खर्च निकाला जा सकता है। साथ ही नादिर शाह दुर्रानी, जो कि ईरान का आक्रमणकारी था जिसने दिल्ली में आकर काफी लूटपाट की थी, जब उसकी पत्नी ने कोहिनूर हीरे को देखा था तो उसने कहा था कि अगर किसी पत्थर को यानी कि 4 पत्थर लिए जाएं और 4 दिशाओं में उन्हें फेंका जाए और एक 5वां पत्थर जिसे आसमान में फेंका जाए तो इनके बीच में बचने वाली जितनी भी जगह होगी, अगर उसे सोने से पूरा भर दिया जाए तब भी उस हीरे के बराबर की कीमत नहीं बनाई जा सकेगी। यानी कि वह सोना जितना भी उसकी कीमत होगी वह हीरे की कीमत से कम होगा। हम बात करने वाले हैं कोहिनूर हीरे की। कोहिनूर हीरे से जुड़ी हुई खबर है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं आखिर क्या है वह खबर और क्या है उससे जुड़े हुए मुद्दे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चर्चा में क्यों है कोहिनूर, यानी कि खबर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कोहिनूर का इतिहास, यानी कि कोहिनूर किस प्रकार से पहली बार प्राप्त हुआ और उसके बाद किन किन राजाओं के पास रहा और अभी वर्तमान में वह कहां पर है और आगे की उसकी स्थिति क्या होगी, यानी कि क्या संभावना है कि आगे चलकर वह कहां जाएगा, क्या वह भारत के पास आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद हम जानेंगे कोहिनूर और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, क्योंकि यह जो खबर है आज की वह रणजीत सिंह से भी जुड़ी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कोहिनूर और ब्रिटिश राज परिवार का क्या है आपस में संबंध। उसके बाद हम देखेंगे क्यों कोहिनूर पर जगन्नाथ सेना का दावा किया जा रहा है। अब जगन्नाथ सेवा एक संगठन है, उसके द्वारा दावा किया जा रहा है कि उस जगन्नाथ मंदिर को यह कोहिनूर मिल जाना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या भारत को वापस मिल सकता है कोहिनूर, यानी कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब भारत में कोहिनूर वापस आ जाए, तभी तो जगन्नाथ मंदिर तक कोहिनूर पहुंच सकेगा। तो क्या ऐसा संभव है। उसके बाद एक अभ्यास प्रश्न और इसी के साथ ही यह टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर आई है कोहिनूर बिलोंग टू लॉर्ड जगन्नाथ ओडिशा ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर क्वींस डेथ। हाल ही में जो ब्रिटेन की महारानी है उनकी डेथ हुई है और उसके बाद ही लोगों ने कोहिनूर हीरे की मांग को और तेज कर दिया है। अब कोहिनूर हीरे की मांग भारत में की जा रही है किसके द्वारा, तो एक जगन्नाथ मंदिर का एक संगठन है, उसका नाम है जगन्नाथ सेना। जगन्नाथ सेना एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, जगन्नाथ सेना। और किस मंदिर से इसका संबंध है, लॉर्ड जगन्नाथ मंदिर। और यह मंदिर कहां पर है, पुरी ओडिशा में है। इसी के लिए यह मांग हो रही है कि पुरी ओडिशा में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर कोहिनूर हीरे को वापस लाके रख दिया जाए। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि रणजीत सिंह जो थे उनके द्वारा कुछ ऐसी बात कही गई थी कि वह हीरा यहां तक पहुंचना चाहिए था। तो इसी बात पर हम गहराई से आज नजर डालेंगे, देखते हैं क्या है वो प्रमुख बातें। तो कोहिनूर का इतिहास अगर देखा जाए तो इसकी यानी कि प्राप्ति कहां हुई थी, तो कोल्लूर खान जो है कहां पर है, गुंटूर जिले में। और गुंटूर जिला कहां पर है, यह है आंध्र प्रदेश में। भारत के आंध्र प्रदेश में है गुंटूर जिला और वहीं पर कोल्लूर खान है जहां पर कोहिनूर हीरे की प्राप्ति हुई थी। और कब हुई थी, कुछ लोग कहते हैं 11वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। एक निश्चित तिथि निर्धारण नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में यह प्राप्त हुआ था पहली बार। और इस वक्त यहां पर किस वंश का शासन था, यानी कि गुंटूर के आसपास के क्षेत्र में, तो काकतीय वंश का यहां पर शासन था। और काकतीय वंश की राजधानी क्या थी, काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल। तो अब इसके बाद शुरुआत तो इसकी होती, यानी कि इसकी प्राप्ति पहली बार कहां हो रही, गुंटूर यानी कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हो रहा है। और उसके बाद जो वारंगल का क्षेत्र था वहां पर यह मौजूद रहा, वहां पर एक मंदिर में यह रखा रहा। उस मंदिर से फिर यह कहां कहां पहुंचा, किन किन राजाओं के पास रहा,
ऐसे कौन से प्रमुख शासक हैं, इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के पास कोहिनूर हीरा पहुंचा किसके द्वारा? मलिक काफूर के द्वारा। मलिक काफूर कौन था? सेना प्रमुख था अलाउद्दीन खिलजी का। उसने जब वारंगल में चढ़ाई की थी तो वारंगल के मंदिर से कोहिनूर को ला करके अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। उसके बाद बात करें प्रमुख शासक की तो बाबर के पास आया। कब आया? 1526 में बाबर के पास आया। और 1526 में ही क्यों आया? क्योंकि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था। और यह पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें विजयी कौन हुआ था? बाबर। और इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत किसके पास पहुंच गई? बाबर के पास में। और मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है यहीं से। तो बाबर के पास इसी वक्त आया कोहिनूर हीरा, जो कि दिल्ली सल्तनत में था। और अब जब बाबर ने उसे देखा तो बाबरनामा में उसके बारे में पर्याप्त जिक्र किया। शुरू में मैंने आपसे बताया भी था, उसकी खासियत बताई, उसकी कीमत भी उसने आंकने की कोशिश की, पर उसे अंदाजा लगा लिया था कि इसकी कीमत लगाना लगभग मुश्किल है। उसके बाद बात करेंगे किस शासक के पास आई, तो शाहजहां के पास कोहिनूर हीरा आया। और शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरे को उसका सम्मान दिया। और उसी को सम्मान आप देख सकते हैं कि उसने अपने लिए पीकॉक थ्रोन बनवाया था, जिसे कहा जाता है मयूर सिंहासन। इसी को क्या कहा जाता है? तख्त ए ताउस। इस तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन में सबसे ऊपर यहां पर मोर बना हुआ है और मोर की आंख के लिए लगाया गया था कोहिनूर हीरे को। और यह वह तख्ते ताउस है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। तो कहा जाता है इसे सोने से और अन्य रत्नों से इतना लादा गया था कि इसकी कीमत ताजमहल से भी कहीं ज्यादा थी। इसलिए यह जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इसमें भी सबसे ऊपर कोहिनूर हीरे को मोर की आंख में लगाया गया था, यानी कि पर्याप्त महत्व दिया गया था। हालांकि अगर बात करें इस्लाम में, तो इस्लाम में जितने भी शासक रहे हैं उन्होंने ज्यादातर उन रत्नों पर ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाया है जो कि कलरफुल रहे हैं, ना कि हीरे की तरह रहे हैं, रंगहीन रहे हैं या चमकीले रहे हैं, सफेद रंग के रहे हैं। ज्यादातर उन्हें गुलाबी रंग आकर्षित करता रहा है। लेकिन फिर भी यहां पर उन्होंने हीरे को पर्याप्त महत्व दिया है, क्योंकि हीरा कोई ऐसा वैसा हीरा नहीं था, कोहिनूर हीरा था। अब बात करते हैं कोहिनूर हीरा इसके बाद किसके पास जाता है। तो कोहिनूर हीरा शाहजहां के बाद किस एक शासक के पास पहुंचता है, और उसके बाद वह हिंदुस्तान से पहली बार बाहर जा रहा होता है। तो वह है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसे हम जानते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से। और यह मोहम्मद शाह रंगीला वही व्यक्ति है जो कि औरंगजेब का परपोता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला। और जिसका वास्तविक नाम, शुरुआती नाम क्या था? तो वह था रोशन अख्तर। इसके अलावा हम यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर मोहम्मद शाह रंगीला के पास से किस प्रकार यह पहली बार भारत के क्षेत्र से बाहर कहीं दूर पहुंचा। तो वह था नादिर शाह दुर्रानी का। नादिर शाह दुर्रानी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और बहुत लूटपाट की थी। इस लूटपाट ने उसने उस समय के हिसाब से 70 करोड़ रुपए, जो आज के हिसाब से कहा जाए तो 156 अरब डॉलर के बराबर की लूट की थी। दिल्ली में आकर उसने इतनी लूटपाट की थी, यानी कि जितना कुछ भी आज तक में मुगल साम्राज्य वालों ने जितना भी कमाया था, वह कमाई उनकी लूट करके नादिर शाह ईरान से आया था, खैबर दर्रे को पार करके, और वापस ईरान ले गया। इसी क्रम में वह ले गया किसे? कोहिनूर को। लेकिन यहां पर भी कोहिनूर को ले जाने के पीछे की एक छोटी सी कहानी है। ऐसा ही कोहिनूर इसे नहीं मिल गया, वह अपने साथ तख्ते ताउस को भी ले गया था। तो कुछ लोग कहते हैं तख्ते ताउस में ही उस वक्त वही कोहिनूर हीरा मोर की आंख में लगा हुआ था। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, ऐसा कई जगह लिखने सुनने को मिला है। और जो नादिर शाह दुर्रानी है, उसके शासनकाल में एक किताब लिखी गई थी उसके जीवन पर। उस किताब में यह बात लिखी गई है कि जब मोहम्मद शाह को नादिर शाह दुर्रानी ने हरा दिया और हराने के बाद ये दोनों आपस में बैठे, तो उस वक्त मोहम्मद शाह ने कोहिनूर हीरे को अपनी पंगड़ी में छुपा लिया था। और यह बात कहीं से नादिर शाह को पता चल गई और उसने अपने आप में एक झूठी कहानी रचते हुए कहा कि हमारे यहाँ जब दोस्ती बनाई जाती है, यानी कि भाईचारा बनाया जाता है दो लोगों के बीच में, तो पंगड़ी को बदल लिया जाता है। और जब इस प्रकार से उसने पंगड़ी को बदलने के लिए मोहम्मद शाह के सर से पंगड़ी उठाई, तो कहा जाता है कि उन्हें वह
कोहिनूर हीरा दिखाई दे गया था। और जब पहली बार कोहिनूर हीरा नादिर शाह ने देखा और उस पर रोशनी पड़ी तो वह इतनी जोर से चमका कि उसे देखकर उसने क्या कहा, कोह ए नूर। कोह ए नूर का मतलब होता है रोशनी का पहाड़, रोशनी का पहाड़। यानी कि कोहिनूर का नाम अभी तक कोहिनूर नहीं पड़ा था जब तक कि नादिर शाह ने उसका नाम कोहिनूर नहीं रख दिया था। उसके पहले तक उसका कोई और नाम रहा होगा, लेकिन इसके बाद से ही इसे कोहिनूर नाम से जाना जाने लगा। कोह ए नूर से इसका नाम क्या बना, कोहिनूर। और यह कोह ए नूर फारसी शब्द है, उसी से यह बना कोहिनूर। तो अब बात आती है कि कोहिनूर का पहला आधिकारिक वर्णन, एक बार तो हमने सुना था कि बाबरनामा में कोहिनूर के बारे में जिक्र हुआ था, लेकिन उस वक्त उसका नाम कोहिनूर नहीं था। लेकिन कोहिनूर नाम से पहली बार उसका आधिकारिक वर्णन हम कहां देखते हैं, 1750 में फारसी इतिहासकार कौन लिख रहा है, मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत के वर्णन पर लिख रहा है। यानी कि मोहम्मद मारवी ने लिखा, जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था तो उस दौरान की घटनाएं उसमें लिखी गई, उसमें से जिक्र हुआ कोहिनूर का भी, और यह बात सबके सामने आई। और आप देख सकते हैं फोटो में भी, यह आक्रमणकारी है और यह है मोहम्मद शाह रंगीला। आगे देखते हैं, इसके बाद की कहानी भी है। यानी कि कोहिनूर वापस से फिर भारत में आता है। शाह शुजा दुर्रानी, शाह शुजा दुर्रानी कौन है, नादिर शाह दुर्रानी के बाद के उत्तराधिकारियों में से एक था शाह शुजा दुर्रानी। और शाह शुजा दुर्रानी को अपना शासन बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह के शरण में पंजाब आना पड़ा। और महाराजा रणजीत सिंह को उस वक्त क्या कहा जाता था, शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब। और ना सिर्फ तब कहा जाता था, आज भी इन्हें शेर ए पंजाब के नाम से सम्मान दिया जाता है। तो इनसे मदद प्राप्त करने के लिए शाह शुजा दुर्रानी जब इनके पास पहुंचा तो इन्होंने, महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा की मदद की, उसका शासन उसे वापस दिलाया। और बदले में शाह शुजा ने वर्ष 1813 में महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर सौंप दिया। और यह 1839 ईस्वी तक महाराजा रणजीत सिंह के पास रहा। उन्होंने अपने हाथ पर कोहिनूर हीरे को बांध कर रखा, लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु हो गई। और 1839 में उनकी मृत्यु होने के बाद परिस्थितियां बिगड़ने लगी। पंजाब का शासन सिख राज्यों के पास से कमजोर होने लगा। और 1849 ईस्वी में युद्ध खत्म होता है। कौन सा, आंग्ल सिख युद्ध होता है। कौन सा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है समाप्त। और इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के साथ ही एक संधि होती है, लाहौर की संधि। और इस लाहौर की संधि के अंतर्गत ही कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, EIC ने, जो रणजीत सिंह के पुत्र थे दलीप सिंह, जिनकी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, उनके माध्यम से कोहिनूर हीरे को प्राप्त कर लिया। तो दलीप सिंह कौन है, रणजीत सिंह के पुत्र हैं। और अगर बात की जाए कि किस आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोहिनूर हीरे को प्राप्त किया, तो वह आधार यहां पर दिखाई देता है, लाहौर की संधि। और यह लाहौर की संधि कब हुई थी, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद, जो कि 1849 में समाप्त हुआ था। तो यहां पर यह बात भी जानना जरूरी है कि उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल उस वक्त लॉर्ड डलहौजी था। और लॉर्ड डलहौजी का यह पर्सनल इंटरेस्ट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश राज परिवार तक कोहिनूर हीरे को पहुंचाया जाए। और यह हो सका, यह पॉसिबल भी हुआ। और इसी के बाद ही 1849 के बाद ही हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास खुद से होते हुए ब्रिटिश राज परिवार के पास पहुंच गया। तो अब यहां पर हम ब्रिटिश राज परिवार की अगर बात करें, तो ब्रिटिश राज परिवार में आने के बाद 1852 में हीरे को और बेहतर करने की कोशिश की गई। यानी कि उसे और अच्छे से तराशने की, उसकी चमक और बढ़ाई जा सके, इसके लिए प्रयास किया गया। इस वजह से वह 186 कैरेट का हीरा कम होते होते 105.6 कैरेट में तब्दील हो गया। हालांकि उसकी चमक तो बढ़ी, लेकिन उसमें उसकी क्वांटिटी भी कुछ कम हुई। अब देखते हैं कि आखिर यह हीरा, आखिर पहनने वाले लोग कौन हैं। तो इनको पहनने वाले लोग रहे कौन, महारानियां। ब्रिटेन की महारानियों ने ही इस हीरे को पहना। ऐसा क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि कोहिनूर जो है, कोहिनूर के साथ
श्राप भी जुड़ा है, श्राप जुड़ा है। किस प्रकार का श्राप जुड़ा है? श्राप यह जुड़ा है कोहिनूर के साथ में कि इस हीरे को वही धारण कर सकता है जो भगवान हो या स्त्री हो, यानी कि कोई पुरुष इसे नहीं धारण कर सकता है। और यह बात कहां पहली बार लिखी हुई मिलती है? तो वर्ष 1306 के आसपास, 1306 ईस्वी के आसपास का एक टेक्स्ट मिला है, जिसे किसने लिखा है यह तो तय नहीं है, लेकिन पहली बार 1306 ईस्वी में एक टेक्स्ट मिला जिसमें यह बात दर्ज की गई कि इसे या तो भगवान धारण कर सकते हैं या तो स्त्री धारण कर सकती है, लेकिन पुरुष धारण नहीं कर सकता। अगर कोई पुरुष इसे धारण करता है तो उसके साथ यह श्राप जाएगा कि उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा और उसके लिए कठिनाई आती जाएगी और उसका अंत तय हो जाएगा। तो इसी वजह से जब ब्रिटिश राज परिवार के पास यह पहुंचा तो राजाओं ने इस हीरे को धारण नहीं किया। इसके श्राप के प्रति वह भी जागरूक रहे, उन्हें इस बात का डर रहा कि इससे उनका नुकसान हो सकता है, इसलिए राजाओं की जगह पर रानियों ने अपने ताज में इसे सजा के रखा। और अब तक में देखा जाए तो क्वीन विक्टोरिया से शुरुआत हुई थी, फिर एलेक्जेंड्रा, फिर क्वीन मैरी, फिर उसके बाद अभी हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जिन्होंने 70 वर्ष, जो कि सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा किसी रानी ने, ब्रिटेन की रानी ने अगर हीरे को धारण किया है कोहिनूर को, तो कौन है? क्वीन एलिजाबेथ, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अब बात आती है कि अभी वर्तमान में अब क्या स्थिति है? तो वर्तमान में कैमिला को मिलने का चांस है, यानी कि कैमिला को ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि किंग चार्ल्स तृतीय को अभी वहां का ब्रिटेन का राजा बनाया जा रहा है। तो किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी यानी कि रानी होती है कैमिला, इसलिए कैमिला को ही अगली ताजपोशी में यह दे दिया जाएगा। तो अब बात आती है कि यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के साथ क्या हर वक्त महारानियां धारण करके रखती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर वक्त वे धारण करके कोहिनूर को नहीं रखती हैं, उसे सुरक्षित रखा जाता है। कहां रखा जाता है? लंदन में, टावर ऑफ लंदन में इसे सुरक्षित रखा जाता है। तो उसे रखने की जगह वर्तमान में कहां है? टावर ऑफ लंदन। यानी कि अभी मैं आपसे पूछूं कि कोहिनूर हीरा इस वक्त वर्तमान में कहां है, तो आप क्या कहेंगे? टावर ऑफ लंदन में है, यूके में है। तो यह हो गई बात, यह उससे जुड़ा हुआ श्राप जिसे मैंने आपसे बताया, इसी वजह से महारानियां इसे पहन रही हैं। लेकिन अब बात आती है कि कोहिनूर पर जगन्नाथ सेना का दावा है। क्यों है? उसके पीछे बात यह है कि महाराजा रणजीत सिंह की वसीयत, यानी कि उन्होंने अपने मरते के पहले एक वसीयत तैयार कराई। उस वसीयत में यह कहा कि वे जगन्नाथ मंदिर में कोहिनूर को देना चाहते हैं। लेकिन बाद में उस वक्त भी विवाद हुआ था और ऐसा हो ना सका कि जगन्नाथ मंदिर तक हीरे को पहुंचाया जा सके। और उसके बाद की स्थिति तो आपको पता ही किस प्रकार से लाहौर की संधि हुई, जिसके तहत ब्रिटेन के पास वह चला गया। दूसरी बात यह है कि मंदिर संबंधी लिखित साक्ष्य भी है, यानी कि पुरी में महाराजा रणजीत सिंह जा चुके थे और वहां पर उन्होंने लिखित में भी यह बात कही थी, जिसके साक्ष्य आज भी जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो दावा करते हैं कि उनके पास महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा लिखित साक्ष्य आज भी मौजूद है। उसी के आधार पर यह उनका दावा है कि हीरा उन्हें मिलना चाहिए। उसके अलावा कुछ उदाहरण भी है जिसकी वजह से इनका दावा थोड़ी सी सही भी लगता है कि उन्हें मिलना चाहिए, पर दावा ही सही लगना सब कुछ तो होता नहीं है, और भी बातें होती हैं जिन्हें जानना और समझना जरूरी होता है। कि महाराजा द्वारा दान के अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे एक उदाहरण क्या है कि जो बनारस यानी कि वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, काशी विश्वनाथ के मंदिर की छत पर जो सोना लगा है, उसमें बहुत मात्रा में सोना दान किया था। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। यानी कि वह पहले भी ऐसा करते रहे हैं अपने जीवन काल में, और उनकी वसीयत जो थी वह अपने आप में झूठी नहीं प्रतीत होती है, इसमें सच्चाई महसूस होती है। और उसके अलावा जो लिखित साक्ष्य बताए जा रहे हैं उसमें भी महसूस होता है कि यह बात भी सच हो सकती है। तो क्या भारत को वापस मिल सकता है हीरा? यह जानना जरूरी हो जाता है। दावा तो कर दिया जा रहा है, लेकिन क्या पॉसिबल है कि भारत को यह हीरा वापस मिल सकेगा? इसके लिए पहले भी प्रयास किए गए हैं। अभी हाल ही में तो
जगन्नाथ सेना के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके पहले 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी और इस याचिका के बदले भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया। और सॉलिसिटर जनरल ने क्या जवाब दिया कि जो कोहिनूर है, कोहिनूर को लूटा नहीं गया है, यानी कि कोहिनूर को ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से लूटा नहीं है, बल्कि वह तो संधि के माध्यम से, एक संधि हुई थी, उस संधि के माध्यम से प्राप्त किया है। इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने हमसे जबरदस्ती हीरा लिया है। यह जवाब भारत सरकार की तरफ से ही दिया गया था। उसके बाद भारत सरकार ने दोबारा से अपनी बात रखी, किसके माध्यम से? एएसआई के माध्यम से बात रखी और उन्होंने कहा यह बात तो सही है कि लाहौर की संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने हमसे हीरा प्राप्त किया, लेकिन नैतिकता की बात करें तो वह हीरा हमारे पास ही होना चाहिए था, क्योंकि दलीप सिंह की उम्र, जो रणजीत सिंह के पुत्र थे, उनकी उम्र बहुत कम सी, 10 वर्ष से भी कम की उम्र थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्हें फैसला किस प्रकार का लेना चाहिए, उन्हें किस बात पर सहमति व्यक्त करनी है, किस बात पर सहमति व्यक्त नहीं करनी है। इस आधार पर भारत सरकार ने कहा एएसआई के माध्यम से, एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार ने अपनी बात रखी कि हम मित्रतापूर्वक बात करेंगे और उसके माध्यम से कोहिनूर हीरे को वापस प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहां तक की बात तो यह हो गई। क्या और कोई भी तरीका है? एकमात्र और रास्ता दिखता है, वह एकमात्र रास्ता है 1970 में एक यूनेस्को कन्वेंशन हुआ था। इस यूनेस्को कन्वेंशन को इस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि इसका मुख्य लक्ष्य यह था कि 1970 में फ्रांस में हुआ। फ्रांस में भी कहां पे? पेरिस में। और इस यूनेस्को कन्वेंशन में यह बात कही गई कि कोई भी तस्करी के माध्यम से अगर किसी भी देश में किसी दूसरे देश की सांस्कृतिक विरासत को पहुंचाया जाता है तो उस सांस्कृतिक विरासत को वापस करना होगा। मतलब जिस देश के पास यह सांस्कृतिक विरासत पहुंचेगी और जिस देश की है उसे उसका सांस्कृतिक विरासत वापस देना होगा। यह एक माध्यम है जिसके माध्यम से भारत सरकार दावा कर सकती है, लेकिन इसमें भी एक अड़चन है, क्योंकि यह कन्वेंशन 1970 में हुआ था, यूनेस्को कन्वेंशन, और वह भी पेरिस फ्रांस में। तो इसमें यह बात साफ साफ कही गई थी कि 1970 की बात के लिए यह सारी चीजें होंगी, यानी कि कोई भी सांस्कृतिक विरासत 1970 के बाद तस्करी करके किसी देश से दूसरी देश पहुंचाई जाती है तो उसे वापस सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी? 1970 के बाद की स्थिति में। ऐसी स्थिति में यह तनाव बन जाता है कि यह तो मुश्किल है, यह हो नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए कि हम इससे भी आगे निकल जाएं, इसका भी कोई तोड़ ले लें, हमारे पास अपने कुछ पॉइंट्स हों कि हम कह सकें कि वह हमारी सांस्कृतिक विरासत है और हमें वापस मिलनी चाहिए। हम इसके आधार अगर प्रस्तुत कर सकें, तब भी यहां पर एक अड़चन और हमारे सामने रहेगी, और वह अड़चन यह है कि आखिर यह किसे दिया जाए, किस देश को दिया जाए। यानी कि जब कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया, अंग्रेजों ने जब प्राप्त किया, किससे? पंजाब के जो शासक थे रणजीत सिंह के पुत्र दलीप सिंह से, तो वहां पर तो किंगडम था, लेकिन अब एक देश है, और किंगडम और देश में फर्क होता है। यानी कि उस वक्त किसी का शासन था, कोई राजा था, लेकिन अब एक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, और यह देश अभी बहुत पहले का नहीं है, 1947 में यह देश बना है। लेकिन मान लीजिए फिर भी हम अपना आधार दें कि भाई हमारे ही क्षेत्र के अंतर्गत की बात है, तो उसमें भी अन्य देशों के द्वारा दावा भी किया जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने 2016 में दावा किया था। अफगानिस्तान के द्वारा, अफगानिस्तान के जो तालिबानी हैं उन्होंने वर्ष 2000 में दावा किया था।
उसके अलावा ईरान का आक्रमणकारी आया था, उसके पास भी कोहिनूर था, तो चाहे तो ईरान भी दावा कर सकता है और भारत तो दावे में है ही, और भारत के पास अपने आधार भी मौजूद हैं। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को देखा जाए, तो यह विवाद का विषय बना रहेगा कि किस देश के पास हीरे को पहुंचाया जाना चाहिए, कोहिनूर किसे सुपुर्द करना चाहिए, और इसके अलावा कि क्या प्रोसेस हो, क्योंकि इस प्रकार का कोई कानून अभी क्लियर बना नहीं है कि उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो पूरा आधार इस बात पर बनता है कि नैतिकता के आधार पर ब्रिटेन के द्वारा कोहिनूर हीरे को वापस कर दिया जाए, और इसी प्रकार की मांग सोशल मीडिया में उठ रही है। तो यहां पर बात हो जाती है कि वैश्विक स्तर पर किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, कोई देश किस प्रकार का निर्णय लेता है, क्या विदेश नीति है, बहुत सारी बातें होती हैं जिसके आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है। तो इस निर्णय के पर पहुंचने के लिए आपकी राय क्या है? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं कि आगे क्या होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। तो अभ्यास प्रश्न है, नादिर शाह ने दिल्ली सल्तनत पर किस वर्ष आक्रमण किया? आपके ऑप्शन है 1739, 1839, 1849 और 1913। इसमें से जो भी सही उत्तर है आप कोशिश कीजिएगा कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज का वीडियो यहीं तक है, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।